जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं वेव थ्योरी की तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मतलब एक ऐसी सरफेस जिस पे सारे पार्टिकल्स सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं। हम उसी वेव फ्रंट को यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी बात करेंगे। सबसे हम पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट समझिए, जब भी हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या कोई भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे तो मेनली हम यूज करेंगे प्लेन वेव फ्रंट को, क्योंकि जब भी सोर्स से वेव फ्रंट जनरेट होता है और जब वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो वेव फ्रंट आपका प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मानते हैं कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हम इस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे और रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हम ये मानते हैं कि ये सरफेस और यहाँ पे एक वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। इस टाइप से मान लीजिए ये एक प्लेन वेव फ्रंट, इस पे इंक्लाइंड इंसिडेंट होता है। ये प्लेन वेव फ्रंट इस पे इंक्लाइंड। अब इंक्लाइंड इंसिडेंट होने का मतलब क्या है कि ये वेव फ्रंट यहाँ से चलेगा आगे, आगे चलेगा तो क्या होगा, ये इसी फॉर्म में ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, इसी फॉर्म में ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में जब ये आगे बढ़ेगा तो देखो ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ये ऐसा आगे आएगा और क्या होगा, ये आगे आने के बाद कहाँ टकराएगा, ये आगे टकराएगा इससे सरफेस से, और ये सरफेस से टकराएगा। सरफेस से टकराने का मतलब मान लो ये इस टाइप से आया और ये यहाँ पे इस सरफेस से टकराता है। सरफेस से टकराता है, हम क्या करते हैं, हम इस वेव फ्रंट के कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। हमने इस वेव फ्रंट पे दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ये A1 और ये पॉइंट ले लिया हमने 2, ठीक। जब ये वेव फ्रंट आगे आया तो वेव फ्रंट का जो पॉइंट 1 था, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट A पर इंसिडेंट हुआ और जो पॉइंट 2 था वो B पे इंसिडेंट हुआ। अब हम इन दोनों को वेव फ्रंट, देखिए वेव फ्रंट जो होता है, वेव फ्रंट जिस मीडियम में चलता है तो वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स जिस लाइन को फॉलो करते हुए जाते हैं उसको हम बोलते हैं रे। तो अगर पॉइंट 1 से आने वाली लाइट रे को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं तो पॉइंट 1 से आने वाली लाइट रे कैसी इंडिकेट होगी, यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट 1 से आने वाली लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो रही है और पॉइंट 1 से जो लाइट रे आ रही है वो आपकी ऐसी इंसिडेंट हो रही है। पॉइंट 2 की बात करते हैं तो पॉइंट 2 पे देखिए, पॉइंट 2 से जो लाइट रे आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ जरा देखो, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 1 से लाइट रे आई, ये आई, पॉइंट 2 से लाइट रे ये आ रही है। एट द टाइम जब पॉइंट 1 से आने वाली लाइट रे पॉइंट ए पे थी, 2 से आने वाली लाइट रे कहाँ पे रही होगी, बी पे। वेव फ्रंट जब इस सरफेस से टकराएगा तो वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का जो एंगल होगा ये होगा वेव फ्रंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। वैसे तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करी, द एंगल बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल। तो अगर हम नॉर्मल से भी देख लें तो भी बात वही रहने वाली है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल है, यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो एंगल होगा इधर, ये वाला एंगल, ये होगा आपका एंगल आई। अब देखो सरफेस और नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो ये एंगल आई, और अगर हम बात करें नॉर्मल से, ये सरफेस है, हम यहाँ से कितना करते हैं, इसको इतना शिफ्ट करेंगे, और देखो ये इंसिडेंट रे और ये वेव फ्रंट भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो रे होती है वो हमेशा, लाइट रेज हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि जितना हम इधर शिफ्ट करेंगे उतना ही ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये लाइट रे मान लो यहाँ से शिफ्ट होकर कितनी आ रही है यहाँ, तो ये भी उतना ही शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम। अभी हम वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। अब देखो वेव फ्रंट जब पॉइंट ए पे इंसिडेंट हुआ, ये वेव फ्रंट पॉइंट ए पे इंसिडेंट हुआ, तो पॉइंट ए पे इंसिडेंट हुआ उस टाइम सेकंड वाला पार्टिकल कहाँ था, पॉइंट बी पे। तो जब पॉइंट ए पे ये इंसिडेंट हो गया, इसके बाद क्या होगा, पॉइंट ए से इसका रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन बी वाला जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करेगा, एक सेकेंडरी सोर्स का भी की तरह बिहेव करेगा, और यहां से जो सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी वो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ जाएंगी। सेकेंडरी वेव्स जो यहां से निकलेंगी वो क्या करेंगी, कंटिन्यूअसली
आगे की तरफ मूव करेंगी और कंटिन्यूअसली आगे की तरफ जब ये वेव्स मूव करेंगी तो अब यहाँ पे देखो ये वेव्स है आपकी जा रही कंटिन्यूअसली आगे की तरफ मूव कर रही हैं, तो देखो ये वेव्स कहाँ जाएंगी, ये मान लीजिए यहाँ से जाके टकराती हैं, ये यहाँ पे जाके टकराती हैं पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी डैश। देखो जब ये वाली वेव्स यहाँ से, जैसे यहाँ से सेकेंडरी सोर्स था, यहाँ से वेव्स निकली होंगी इस टाइप से और ये जाके कहाँ टकराई होंगी, इससे बी डैश से जाके टकराई होंगी। बी डैश से जाके टकराई होंगी तो हम क्या करेंगे, हम इतनी ही डिस्टेंस का एक आर्क लेंगे और यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ सरफेस का, ये पॉइंट भी क्या करेगा, एक सेकेंडरी सोर्स का बिहेव करेगा और यहाँ से भी वेव्स निकलेंगी इस टाइप से, ये वेव्स भी मीडियम में आगे बढ़ेंगी। तो जब ये वेव्स भी मीडियम में आगे बढ़ेंगी तो हम क्या करेंगे, जैसे ये था, यहां से हम पॉइंट बी से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किस पे, इस पे। मान लीजिए हमने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आ गया, ठीक, ये आ गया। अब जब ये टेंजेंट आ गया तो होगा क्या, जितनी देर में लाइट रेज बी से बी डैश तक गई होंगी, तो बी से बी डैश तक गई होंगी जब लाइट रेज, तो सपोज द स्पीड ऑफ लाइट अगर हम सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बी बी डैश क्या होगा, बी बी डैश, मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम टी लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो बी बी डैश इज इक्वल क्या होगा, टी इंटू सी। ऐसे ही अगर हम बात करें जितनी देर में ये यहाँ पहुंचेगा, ये वाली वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी मीडियम में आगे चलेगी, और मान लो यहाँ से जैसे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये टेंजेंट यहाँ पे पहुंचा आपका, यहाँ से आने वाली वेव्स आपकी यहाँ पहुंच जाती हैं पॉइंट ए डैश पे, कहाँ पहुंच जाती हैं, पॉइंट ए डैश पे, ये वेव्स आपकी पॉइंट ए डैश पे पहुंचेंगी। अब यहाँ पे देखो जरा, वेव्स यहाँ से मान लीजिए तब तक वेव फ्रंट हमने बनाया और ये वेव्स आपकी पहुंच गई पॉइंट ए डैश पे, मान लीजिए यहाँ पहुंच जाती हैं, ये पॉइंट आपने दे लिया ए डैश। तो जब हम ए को ए डैश से ज्वाइन करेंगे, ए को ए डैश से ज्वाइन करेंगे, तो देखो ए से ए को ए डैश से ज्वाइन किया, ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो जितनी देर में ये लाइट यहाँ से पहले पॉइंट से आने वाली, जब हमने बात की पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट से आने वाली यानी कि बी से आने वाली लाइट रेज जितनी देर में बी डैश पे पहुंची, उतनी ही देर में ए से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज कहाँ पहुंच जाएंगी, ए डैश पे, क्योंकि स्पीड तो सेम है, मीडियम वही है, मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो स्पीड वही है, टाइम उतना ही ले रही है, तो ये डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी जो हमको मिलेगा ए डैश, ये भी किसके इक्वल होगा, टी इंटू सी, यानी कि अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों कंपेयर करने पे हमको क्या मिलता है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। अब देखिए यहाँ से इसका भी रिफ्लेक्शन, ये लाइट रेज यहाँ से आई, आने के बाद ये वेव रिफ्लेक्ट हुई, अब जब ये रिफ्लेक्ट हुई है तो देखो ये एंगल, ये वेव फ्रंट कौन सा है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था ये वाला, ये कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, क्योंकि यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो चुका है, यहाँ भी। अब देखो क्या चीज हमको देखने को मिली, इंसिडेंट वेव फ्रंट में ए नीचे था बी ऊपर था, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट में क्या हो गया, बी नीचे हो गया ए ऊपर हो गया है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो एंगल बनाएगा इसके साथ, सरफेस के साथ, वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, यहां से रिफ्लेक्शन हो चुका होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये दोनों वेव्स क्या होंगी, फॉरवर्ड मूव कर जाएंगी, और फॉरवर्ड मूव करेंगी यानी कि ये वाली वेव आपकी इस टाइप से चली जाएगी सामने सीधी, और ये वाली वेव भी आपकी सीधी चली जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो वेव फ्रंट आपका ए बी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ए डैश बी डैश में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल हमको बनते दिखाई दे रहे हैं, दो ट्राइंगल हमको बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, हम दो ट्राइंगल्स का पेयर लेंगे, कौन कौन से लेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल्स होंगे। पहला ट्राइंगल तुमको ये बनता दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश, और दूसरा बन रहा है ट्राइंगल ए बी डैश, ए बी डैश। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे क्या होगा, हमको कुछ रिलेशंस मिलेंगे जिनसे हमें रिफ्लेक्शन डिफाइन हो जाएगा हमारा। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कम से कम एक साइड इक्वल होनी चाहिए और दो एंगल इक्वल होने चाहिए, और अगर हमारी एक साइड तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर साइड इक्वल नहीं आएगी, केवल एंगल इक्वल होंगे तो वो सिमिलर रहेगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा। तो हम साइड के बेस पे बात करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम साइड को देखते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ए डैश बी डैश और ए बी बी डैश, अगर हम इनमें बात करें तो इनमें आपका दोनों ट्राइंगल्स में ये जो आपका ए बी है, ए बी डैश, ये ए बी डैश कैसी है, कॉमन साइड है। कैसी है, कॉमन साइड है। ये साइड आपकी कॉमन है। अब इस साइड के कॉमन होने के बाद हम बात करते हैं दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरी साइड देखो बी बी डैश, पहले में अगर हम बात करें ए डैश इज इक्वल क्या है, बी बी डैश इज इक्वल सी इंटू टी आया है हमारा, दो साइड हमारी इक्वल हो गई। थर्ड हम बात करते हैं, देखो ये भी क्या है आपका वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट रे पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी वेव फ्रंट है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो थर्ड हमको ये भी मिल सकता है कि जो एंगल बी है वो एंगल ए डैश के इक्वल है, दैट इज इक्वल 90 डिग्री। ये रिलेशन मिलने का मतलब है कि जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या है कि अगर ये बाय फैक्ट प्रूव हो रहा है तो देखो इस ट्राइंगल में एक एंगल है आई, ये इस ट्राइंगल का एक एंगल है आर, तो एक ट्राइंगल का एक एंगल आई और दूसरे ट्राइंगल का एक एंगल आर है, देन हम ये लिख सकते हैं देन एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल एंगल आर का मतलब है, देखो एंगल आई को हमने क्या लिखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप देखिए जब आप बात करते हो रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में कंडीशन आपको यही मिलती है, यानी कि हम इस थ्योरी के बेस पे रिफ्लेक्शन को प्रूव कर चुके हैं। हमने कॉमनली एक वेव फ्रंट लिया है, हम उसी वेव फ्रंट की रिफ्लेक्शन के थ्रू हम इसको प्रूव कर पा रहे हैं। क्लियर? तो ये तो था रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। अगर हम आज बात करें रिफ्लेक्शन के बाद हमारा आता है सेकंड कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट में भी हम वही केस अप्लाई करेंगे। रिफ्रैक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, हम एक सरफेस मानते हैं, मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस में एक बड़ी कॉमन सी बात समझिए, ये सरफेस है, इसके ऊपर का मीडियम हम रेयरर मानेंगे, ऊपर का मीडियम हम मानते हैं रेयरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे का मीडियम हम मानते हैं डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। हम एक प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं और हम ये मानते हैं कि एक प्लेन वेव फ्रंट, इस पे इंक्लाइंड इंसिडेंट होता है इस टाइप से, एक प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, इस पे इंक्लाइंड इंसिडेंट होता है। अब देखिए ये वेव फ्रंट अगर इंक्लाइंड इंसिडेंट होगा तो इंक्लाइंड इंसिडेंट होने का मतलब है ये कुछ इस टाइप से आएगा। एट द टाइम ये वेव फ्रंट इंक्लाइंड इंसिडेंट हुआ है, हम इस वेव फ्रंट की रेज की बात करते हैं, यहां से आने वाली लाइट रे, मान लीजिए ये इंसिडेंट हुई, यहां से आने वाली लाइट रे ये आ गई, दो लाइट रेज हैं, ये दोनों ही लाइट रेज मान लो ये पॉइंट 1 से आ रही है, ये पॉइंट 2 से आ रही है। पॉइंट 1 से आने वाली लाइट रे हमने मान ली ये पॉइंट ए पे इंसिडेंट हुई, और ये जिस टाइम तक ये ए पे होगी उस टाइम सेकंड पॉइंट से आने वाली लाइट रे कहां होगी, पॉइंट बी पे। पॉइंट ए पर जो लाइट रे आई वो तो मीडियम चेंज करके एंटर कर जाएगी, मान लीजिए इस मीडियम में लाइट की स्पीड है आपकी v1, इस मीडियम में लाइट की स्पीड है आपकी v2, ये वाली तो इसी मीडियम में चलेगी, सेकंड वाली दूसरे मीडियम में जाएगी, तो सेम डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं करेंगी। सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगी तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि ये वाली वेव कंटिन्यू रखती है, ये वाली जो वेव है अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी, और जितने टाइम में ये वाली वेव यहां इंसिडेंट होगी सामने सरफेस पे, ठीक है, ये वेव कंटिन्यू रखेगी अपने मोशन को, और कंटिन्यू रखने के बाद ये कहां इंसिडेंट होगी, पॉइंट बी डैश पे। अब देखो बी डैश पे, ये पॉइंट ए डैश पे आई थी, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये लाइट की क्या होगी,
रेयर से डेंसर में जा रही है, तो इतना तो हमको मालूम है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। और मान लेते हैं कि जितने टाइम में ये लाइट रे यहाँ से यहाँ पहुंची होगी, उतने ही टाइम में ये लाइट रे भी बेंड हुई होगी, और बेंड होने के बाद मानते हैं हम, बेंड होने के बाद ये मान लो इधर, सॉरी, ये बेंड हुई और बेंड होने के बाद मान लीजिए ये इधर जा रही। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो जितने टाइम में ये बी से बी डैश पे पहुंची, हम ये मान लेते हैं कि ये बी से बी डैश पे पहुंच रही है, बी से बी डैश तक पहुंचने में इसको टाइम लगता है टी। उतने ही टाइम में सपोज जो आपका सेकेंडरी वेव्स थी जो पॉइंट ए से चल रही थी, पॉइंट ए से चलने वाली सेकेंडरी वेव्स उतने ही टाइम में हम मानते हैं कि ए से ए डैश पे पहुंच गई। कहां पहुंच गई? ए से ए डैश पे। और जब ये ए से ए डैश पे पहुंची, तो ए से ए डैश पे पहुंचने का मतलब क्या है कि अगर हम इस वेव फ्रंट की बात करते हैं तो इस वेव फ्रंट को देखो, रिफ्रैक्शन के बाद अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेव फ्रंट होगा आपका यहां से ज्वाइन होगा, यहां से हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ठीक, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, तो जहां पे इसका ये परपेंडिकुलर मिलेगा वो पोजीशन होगी ए डैश की। मान लो उतने ही टाइम में ये ए डैश पर पहुंच गया। इसके बाद सेकंड जो वेव है, सेकंड वेव का भी रिफ्रैक्शन हुआ होगा, सेकंड वेव का भी रिफ्रैक्शन हुआ होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद ये वेव भी अपनी ही डायरेक्शन में, मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद ये भी क्या होगा, इस तरफ चली जाएगी। अब यहां पे देखो इसका भी रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर अब हम बात करते हैं कि इसका रिफ्रैक्शन हुआ, तो अब देखो जो इंसिडेंट हुआ था वेव फ्रंट, वहां पे ये जो एंगल था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था। ये जो ग्रीन वाला वेव फ्रंट है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये एंगल आपका आर है, ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब देखो वेव फ्रंट और इसके बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता है, इसका भी एंगल 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो जितना टाइम इसको यहाँ लगा उतना ही टाइम इसको यहाँ लगा होगा चलने में। तो अगर हम इस डायग्राम में बात करते हैं तो इस डायग्राम में क्या होगा, इन डायग्राम, इस डायग्राम में हम दो डिस्टेंसेस की बात करते हैं। पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं बी बी डैश, बी बी डैश। डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इस मीडियम में, b1 इंटू टी। और अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा क्या था हमारा, ए डैश, ए डैश इज इक्वल, इसका क्या होगा, स्पीड कितनी थी v2, टाइम तो वही लगा है। बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट आया, जब ये ए पे टकराया, बी वाला अपना कंटिन्यू रखेगा, बी पे होगा। ये वाली वेव जो 1 से चल रही है वो जब ए पे पहुंचेगी, 2 से चलने वाली कहां पहुंचेगी, बी पे। ठीक, ये मीडियम में एंटर कर जाएगी, इससे सेकेंडरी वेव्स इस डायरेक्शन में चलेंगी, इस डायरेक्शन में चलेंगी। जैसे भी हम बात करते हैं तो इससे जो वेव्स निकलेंगी वो वेव्स कैसी चलेंगी, ऐसी, सेकेंडरी वेव्स ऐसी चल रही होंगी, और यहां की वेव्स कंटिन्यू रखेंगी इस टाइप से। तो जितने टाइम में ये यहां पे इंसिडेंट होगा आके, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से इसके वेव फ्रंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहां से जब हम इसके वेव फ्रंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां, तो ये न्यू पोजीशन होगी पॉइंट ए की, बी की न्यू पोजीशन बी डैश है, तो ए की जो टेंजेंट जहां आके मिलेगा वो न्यू पोजीशन किसकी होगी, ए डैश की। ए की होगी तो हम उसको ए डैश बोल देंगे। तो ये हमने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करने पे हमको मिल गया कि जितने टाइम में ये यहाँ पे पहुंचा उतने टाइम में ये, टाइम सेम है दोनों में, बट डिस्टेंस सेम नहीं होगी इस केस में, क्योंकि मीडियम दोनों के डिफरेंट है। मीडियम डिफरेंट है तो एक आया v1 इंटू टी, दूसरा आया v2 इंटू टी। अब अगर हम इसी में बात करें एंड, अगर हम इससे देखें तो देखो साइन आई, साइन आई की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पे साइन आई क्या निकल के आएगा आपका, साइन आई इज इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, बी बी डैश, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए बी डैश। दूसरा हम फाइंड करते हैं क्या, साइन आर। साइन आर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर है ए डैश, ए डैश अपॉन हाइपोटेनियस इसका भी ए बी डैश। अगर हम दोनों का रेशियो फाइंड कर लें यहां पे, नाउ साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए
ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल ए इज इक्वल बी बी डैश अपॉन ए डैश। देखो बी डैश की वैल्यू हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, कितनी, b1 इंटू टी, और इसकी वैल्यू क्या है b2 इंटू टी, टी से टी कैंसिल, कैंसिल करने पे हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमको मिला साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल, अब यहाँ पे देखो b1 अपॉन b2, और ये जो v1 अपॉन v2 होता है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां से देखो हम यहां पे नोट कर सकते हैं, वी नो, क्या हमको मालूम है कि b1 अपॉन b2, v1 अपॉन v2 इज इक्वल क्या होता है म्यू। अगर v1 अपॉन v2 म्यू होता है तो देखो v1 अपॉन v2 किसके इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल है। तो हम यहां से प्रूव कर सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल म्यू। आ गया, यही हमारा स्नेल्स लॉ है, यानी कि ये भी आपका प्रूव्ड। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि पॉइंट 1 से आने वाली वेव जब ए पे होगी, पॉइंट 2 से आने वाली वेव कहां होगी, बी पे, वेव फ्रंट बनेगा ए बी। बी से सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी इस टाइप से, वो क्या करेंगी, कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी, और ये जाएंगी कहां, सरफेस के पॉइंट बी डैश पे टकराएंगी, और इससे भी वेव फ्रंट से पॉइंट ए से भी सेकंड मीडियम में वेव्स निकलेंगी और ये भी चलेंगी। हम क्या करेंगे, इसकी वेव्स पे भी क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहां से हम पॉइंट बी डैश से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बी किसका पॉइंट है, बी डैश बी से बना है, तो यहां से जो टेंजेंट जाएगा, जो वेव फ्रंट बनता हुआ जाएगा, वो ए का रिफ्रैक्टिव पॉइंट होगा, यानी कि ए डैश, जहां पे ये टेंजेंट मिल गया वो हो गया पॉइंट ए डैश। तो हमारे पास एक नया वेव फ्रंट बन गया, पहले एक वेव फ्रंट था ए बी, रिफ्रैक्शन के बाद वेव फ्रंट बन गया ए डैश बी डैश, ये वेव्स क्या होंगी यहां से कंटिन्यू, क्योंकि वेव फ्रंट की नई पोजीशन है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक पॉइंट तेजी ज्यादा टाइम ले लेगा चलने में, एक पॉइंट कम टाइम ले लेगा, सेम टाइम हुआ होगा, तो जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही टाइम इसको लगेगा। तो उसके बेस पे हमने ए डैश और बी डैश की वैल्यू फाइंड कर ली। दोनों ट्राइंगल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि वेव फ्रंट इंक्लाइंड इंसिडेंट हुआ है, और ये रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों एंगल्स को हमने साइन आई और साइन आर को कंपेयर किया, साइन आई और साइन आर के कंपैरिजन से हमको मिल गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल b2 अपॉन b1, और इसी से हमको मिल गया दैट इज इक्वल म्यू। यही होता है स्नेल्स लॉ, यही स्नेल्स लॉ है। और बेसिकली जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन को प्रूव करने की, तो रिफ्रैक्शन को प्रूव करने का मतलब है स्नेल्स लॉ ही हमको प्रूव करना है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में दो लॉ हैं। एक लॉ है जो उसकी थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि तीनों रेज एक ही प्लेन में होंगी, वो होती हैं। सेकंड लॉ है वो इसकी मेजरमेंट से रिलेटेड है, और मेजरमेंट ही हमको प्रूव करना होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे मेजरमेंट को प्रूव कर लिया है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हम वेव थ्योरी के बेस पे प्रूव कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुपरपोजिशन एंड इंटरफियरेंस की। तब तक के लिए थैंक यू एंड